नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। स्वागत है आप सभी का। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने आज रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली की और राहुल गांधी इसमें जमकर बोले और सब पर बोले। आज की रैली के कुछ टेकअवेज मैं आपके सामने रखता हूं। राहुल गांधी 7 तारीख से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। आज की हल्ला बोल रैली उसी की एक रिहर्सल की तरह थी। रैली में 2024 के लिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो की भी एक झलक थी। आज की रैली में कांग्रेस ने पार्टी को भी एक मैसेज दिया और विपक्षी एकता को भी एक मैसेज दिया। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, राहुल गांधी होंगे या नहीं होंगे, यह नहीं पता, लेकिन संदेश साफ है कि चलेगी राहुल गांधी की। विपक्ष को जो संदेश है वो भी सीधा है। कांग्रेस अब जमीन पर उतर रही है। मोदी के खिलाफ चेहरों की जो प्रतियोगिता चल रही है उसमें कांग्रेस किसी को कोई वॉकओवर नहीं देने वाली। नीतीश हो, केसीआर हो, पवार हो, ममता हो या कोई और, कोई कांग्रेस को दरकिनार करके 2024 का चेहरा बनने की हवाई बातें ना करे। सवाल इसके बाद सामने आता है कि 2024 में मोदी के खिलाफ मुद्दा क्या होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे मुकाबले को प्रो करप्शन और एंटी करप्शन इन 2 खेमों में बांट दिया। विपक्ष हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे ईडी सीबीआई की रेड हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो या राहुल गांधी जिसे नफरत की राजनीति कह रहे हैं वो हो। तो आज कुरुक्षेत्र में हम कांग्रेस की इस हल्ला बोल रैली और भारत जोड़ो यात्रा के बीच की राजनीतिक परिस्थितियों पर बहस करेंगे। सवाल सबसे अहम यही है कि क्या 2024 का चुनावी मुकाबला अब एक बार फिर मोदी वर्सेस राहुल की तरफ जा रहा है, और अगर ऐसा है तो क्या इस बार राहुल गांधी के मुद्दों और आरोपों में कोई दम है और क्या वो देश की जनता पर प्रभाव छोड़ पा रहे हैं। राहुल बोले तो तमाम मुद्दों पर, लेकिन बार बार उन्होंने 2 उद्योगपतियों की बात की और मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि देश की हर नीति और भाजपा की सारी राजनीति इन्हीं 2 उद्योगपतियों को और अमीर बनाने के लिए है। पलटकर जवाब भाजपा ने भी दिया। इस नफरत का फायदा किसको मिल रहा है? भाई और बहनों, क्या इस डर का फायदा, नफरत का फायदा हिंदुस्तान के गरीब आदमी को मिल रहा है? पिछले 8 सालों में आप मुझे बता दीजिए, हिंदुस्तान के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या फायदा दिया? पूरा का पूरा फायदा, डर और नफरत का फायदा हिंदुस्तान के 2 उद्योगपति उठा रहे हैं। आप बाकी उद्योगपतियों से भी पूछ लो, वो भी आपको बताएंगे कि पिछले 8 साल में हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ 2 व्यक्तियों का फायदा हुआ है। और देखने को मिल रहा है, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, सड़कें हो, सब कुछ, सेलफोन, तेल, सब कुछ इन्हीं 2 व्यक्तियों के हाथ में जा रहा है। एक परिवार बचाओ आंदोलन था, एक परिवार बचाओ रैली थी। जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड केस में खुद इनके पूर्व मुख्यमंत्री, 4 बार के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, दशकों पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्होंने भी नेशनल हेराल्ड के विषय को उठाया और आज गांधी परिवार को लग रहा है कि वो संपूर्णतः घिर गए हैं। तो अपनी साख को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने इस रैली का स्वांग किया है। राहुल जी, आज भी आप पहले तो 5 उद्योगपति कहते थे, उसमें 3 उद्योगपति कम हो गए, आज 2 उद्योगपतियों के विषय में आप बात कर रहे थे। 2014 से ही आप कहते आ रहे हैं उद्योगपति उद्योगपति। राहुल जी, जहां तक आपका यह स्टेटमेंट है कि यह देश 2 उद्योगपतियों का है, बड़े स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि आपकी पार्टी केवल परिवार के 2 सदस्यों की पार्टी है। यह देश भारतीयों का है। आपकी पार्टी सबकी नहीं है, आपकी पार्टी तमाम कांग्रेसियों की नहीं है। आप देश की बात करते हैं। 2 परिवार के सदस्य सोनिया जी और राहुल जी एक म्यूजिकल चेयर के अंतर्गत अध्यक्ष बनते जा रहे हैं। कोई तीसरा व्यक्ति इस पार्टी का अध्यक्ष तक नहीं बन सकता। वो आज देश के विषय में और उद्योगपति के विषय में कमेंट कर रहे हैं।
तो राहुल गांधी की बात आपने सुन ली, जवाब भाजपा का सुन लिया, और आज हमारी इस बहस में भी यही होने जा रहा है। स्वागत करना चाहता हूं मैं कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अखिलेश प्रताप सिंह जी का। अखिलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शहजाद जी, आपका बहुत स्वागत है। राहुल गांधी जी की जो रैली थी आज की, अखिलेश जी, उसका नाम था महंगाई पर हल्ला बोल। जी। उन्होंने महंगाई पर बोला, लेकिन साथ साथ बहुत सारे विषयों पर और बोला। और बीजेपी ने यह कहा कि राहुल गांधी की आज की स्पीच जो है वो सीधे सीधे संविधान पर हमला है। अच्छा। और जुडिशरी को तो सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए राहुल गांधी के खिलाफ। अच्छा, अभी आप दिखा रहे थे वो एक कारपोरेट घराने के प्रवक्ता का बयान, उनको तकलीफ हो रही थी वो एक कारपोरेट घराने के, उसमें किसको नहीं पता ये बातें। आज से मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे पहली बार 2014 में, तब वो जनाब दुनिया के 600 के बाद रईसों में थे, और आदरणीय मोदी जी की राज में 8 वर्षों में वो दुनिया के तीसरे नंबर पे पहुंच गए। इतना तेज इकोनॉमी तो हिंदुस्तान की बढ़ाई होती तो आज मोदी जी का तो हर कोई कायल हो जाता। यही फर्क है, कांग्रेस ने देश की इकोनॉमी को बढ़ाया और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उन दोनों की इकोनॉमी को बढ़ाया। तो देश तो देख रहा है ना कि देश को कैसे आप बर्बाद कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बर्बाद कर रहे हैं, देश के नौजवानों को कैसे आप बर्बाद कर रहे हैं, देश के संसाधनों को कैसे आप लूट और लुटा रहे हैं, और किसको आप इसका पूरा लाभ दे रहे हैं। कौन है वो व्यक्ति, क्यों इतना उसके ऊपर इस सरकार मेहरबान, क्या लोग जानते नहीं है क्या? और आज कौन है ऐसा व्यक्ति जिसको यह एहसास नहीं हो रहा कि महंगाई इंतहा नहीं बढ़ी है? कौन है ऐसा घर या परिवार जहां के लोग वंचित हो गए हों कि उनके बेरोजगारी का उनके ऊपर प्रभाव ना हो? कोई बचा है हिंदुस्तान में? लोगों ने आज उम्मीद छोड़ दी मोदी जी के राज में कि नौकरी मिल सकती है। इन्हीं के आंकड़े बता रहे हैं, इन्हीं के सर्वे बता रहे हैं। 20 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं, 7 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। 40 लाख पद भारत सरकार में रिक्त है। भारत सरकार में मोदी जी के आने के बाद कोई उस पर भर्ती नहीं होती है। पूरे देश को मिला लें तो करीब 1 करोड़ पद होते हैं। किसी भी प्रकार की कहीं पे भी ऐसी कोई योजना नहीं बनी जिससे किसी का फायदा हो। आज बीजेपी के पास मुद्दा क्या है? चुनाव में जाएंगे मोदी जी तो किस मुद्दे पे जाएंगे, क्या बात करेंगे? 2024 के ही लिए जितने वादे मोदी जी ने किए थे, उन्हीं वादों का अगर हम जिक्र कर लें, या इसके पहले जो बोलते थे मोदी जी हम ये कर देंगे, उसी का वीडियो अगर चला दिया जाए जी तो आप देख लीजिए। लेकिन कभी कोई चलाता नहीं है। लिस्ट गिनाने पे आएंगे तो अभी शहजाद पूनावाला बहुत लंबी लिस्ट आपको गिना देंगे। देखिए जनाब लिस्ट गिना सकते हैं, लेकिन जो सत्ता में है, जिसको जिम्मेदारी मिली है, जवाबदेही उसकी होती है। ये जो आप कह रहे हैं, ये 2014 के बाद जो डिस्कोर्स बदला है कि प्रश्न विपक्ष से, मैंने तो आपसे कहा ये आपको लिस्ट बता देंगे। हाँ, मैंने आपसे कहा, प्रश्न किया। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, हमें लिस्ट बता देंगे। तो आज कोई भी एक शब्द ऐसा जो मोदी जी एक दिन प्रयोग करते हो, दूसरे दिन नहीं प्रयोग करते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ सब्जबाग दिखा के, झूठे सब्जबाग आप कह रहे हैं कि बीजेपी के पास इस वक्त मुद्दा नहीं बचेगा कोई चुनाव में जाने के लिए। किस मुंह से जाएंगे, क्या बताएंगे? कहा ना बेरोजगारी के आंकड़े मैंने इन्हीं को बताया। जवाब बोलिए शहजाद। देखिए सौरभ जी, मैंने पूरी बातें बड़ी शांति से सुनी और मुझे लगता है डिबेट भी अच्छी रहेगी अगर हम एक दूसरे की बातों को बीच में ना टोके। तो इसी से मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, महंगाई बहाना है, राहुल को रीलॉन्च करवाना है और भ्रष्टाचारियों को बचाना है। इसीलिए आपको मैं बताऊं आज हुआ क्या है। जब हुआ भ्रष्टाचार पर वार, सौरभ जी ध्यान दीजिएगा, तो याद आया महंगाई और बेरोजगार। राजस्थान में 108 रुपए है पेट्रोल पार। यहाँ पे नोएडा में आप भराते हैं 96 रुपए, राजस्थान में 108 रुपए पेट्रोल पार। बेरोजगारी 31% पार, पिछले 1 साल से 20% के ऊपर लगातार। मतलब औसतम जो बेरोजगारी दर है भारत की, उससे 4-5 गुना ज्यादा है। 1 वर्ष में 20% से ज्यादा पार। ये हल्ला बोल नहीं, ये हिपोक्रेसी है यार, ये हिपोक्रेसी है यार। और संवैधानिक संस्थाओं पर वो करता है वार जो है इमरजेंसी का वारिसदार। अब मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं। बैठे बैठे लिखिए अच्छा। क्योंकि इनकी बातें ऐसी होती है। आज तो मुझे बहुत चीजें पता चली। आज मुझे यह पता चला कि आटा जो है लीटर में आता है, ये केजी में नहीं आता, आटा लीटर में आता है। पर मुझे एक बात बताने दीजिए आपको, इनके समय पर आटा 2004 में जब ये सत्ता में आए तो 8.5 रुपए का था, और 2014 में छोड़कर गए तो 22 रुपए का हुआ।
आज 32 रुपए का है। इनके समय पर 170% बढ़ा था आटा का दाम। इनके समय पर तूर दाल जो थी वो 28 रुपए की 2004 में थी, जब ये छोड़ कर गए तो 180 रुपए तक गई थी। आप गिन लीजिए कितने परसेंट बढ़े। चीनी का दाम 6 रुपया हुआ करता था 2004 में, याद है, 6 रुपए का किलो आता था। ये छोड़ कर गए 2014 में तो 36 रुपए का हुआ, 36 रुपए 37 रुपीज का हुआ। आज 40 रुपए का है, 41 रुपए का है। इनके समय पर 481%, 10% से ज्यादा एवरेज इन्फ्लेशन रही थी अनर्थ शास्त्री के काल में, जब दो वैश्विक चुनौतियां भी नहीं थी जो आज है, कोरोना काल की और यूक्रेन रशिया वॉर की। आज यूक्रेन और कोरोना का प्रभाव होने के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था 13.5% से बढ़ रही है। आज भारत में जो महंगाई दर है वो दुनिया में अगर यूएस यूके से तुलना कर दे तो कहीं कम है। और मैं कुछ आंकड़े गिनवाना चाहता हूं क्योंकि मैं आंकड़ों पर ही बात करना चाहता हूं। पेट्रोल के दाम 2006 से 14 के बीच, इनकी सरकार थी, 64% बढ़ी। 2014 से 22 के बीच में 33% बढ़ी। और अब इन्होंने आखिरी में उन्होंने संबित पात्रा जी, हमारे आदरणीय बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता है, उनको कहा कॉर्पोरेट घराने के प्रवक्ता है। तो वो कॉर्पोरेट घराना जिसको ये हमारा बताते हैं, महाराष्ट्र में दिघी पोर्ट एमवीए की सरकार ने इस कॉर्पोरेट घराने को दिया। राजस्थान में इस सरकार ने, उनकी सरकार ने 1000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट के लिए जमीन दे दी। उसी उद्योगपति की बात कर रहे हैं मैं आपको लगाते हैं। मैं आपको आंकड़ों के साथ और आपको एस्टैब्लिश, एक सेकंड मैं अपनी बात पूरी कर लूं। उसी दो कॉर्पोरेट घराने का 1,68,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी राजस्थान की सरकार में हुआ है। और मुझे बता दीजिए कि यूपीए के जमाने पे उनको एसईजेड भी मिला, उस ग्रुप को। उस जमाने में यूपीए के जमाने में 1 लाख करोड़ के दोनों ग्रुप को लोन भी मिले। तो अगर ये लोग, इससे पहले वो कॉर्पोरेट घराना क्या करोल बाग में रेडी डालता था 2014 से पहले, और 2014 के बाद वो समूह पैदा हुआ है। ठीक है। तो ये जो सारे जो दिए हैं, बताइए कि ये क्यों दिया इनको? ये अगर कॉर्पोरेट घराने की ये बड़ाई हम लोग कर रहे हैं, देश में व्यवसाय कर रहे हैं जहां इनकी हाँ, सरकार तो है, मैं वहां भी कर करूं रहे हैं, वहां भी investment कर रहे हैं। मैं करूं तो चमत्कार, और अगर वो अपने आप बढ़े तो वो गुनेगा। ठीक है, ये इस प्रकार की जो तुर्क है। अखिलेश जी, और मैं एक सेकंड मेरा जवाब लास्ट पॉइंट, 31% बेरोजगारी है राजस्थान में। क्या कर रहे हैं उसके बारे में? महंगाई 108 रुपए प्रति लीटर है, क्या कर रहे हैं उसके बारे में? चलिए एक सेकंड, ठीक बोले। जिन उद्योगपतियों का इन्होंने जिक्र किया, मैंने कहा ना, वो दुनिया में 600 से नीचे के पायदान पे थे, हिंदुस्तान में 15वें 20वें पायदान पे थे, लेकिन आज वो दुनिया के तीसरे नंबर पे हैं मात्र 8 वर्षों में। वो व्यापार कर रहे हैं 40 वर्षों से, लेकिन 10 वर्षों में वो 650, दुनिया के 650वें पायदान से तीसरे पायदान में 8 वर्षों में पहुंच गए। बात ये हो रही है, क्या चीज उनको नहीं दिया जा रहा है और कोई नहीं है। देखिए, ये आज जो ये महंगाई है ना, ये मोदी जी ने लाई है। ये तो कह रहे हैं काबू में महंगाई। अरे आपके जमाने में 10% के ऊपर थी। अरे भाई, मैं लोग सुन रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, रोज भोग रहे हैं महंगाई बेरोजगारी है कि नहीं है। इन्हीं के आंकड़े बताते हैं। इनके रिजर्व बैंक की बात, रिजर्व बैंक का गवर्नर क्या कर रहे हैं? वो क्या कहते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ रही है? उन्होंने तो कई बार कहा कि महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है। ये रिजर्व बैंक के गवर्नर ने 3 बार कहा कि नहीं कहा है। इनकी बात छोड़िए। ये तो अखिलेश जी, वित्त मंत्री ने भी कहा कि भाई हम तो 3-4% पर भी ले आए थे, आज 7% के ऊपर है, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। मेरे बीच में भी आप इतना डिस्टर्ब करेंगे तो थोड़ा बोलने दिए, बात रखने दिए ना। कर रहा हूं, एक बात जो चर्चा चल रही है, मैं आपको चर्चा बात, मुझे पूरी बात तो रखने, जवाब तो सारे इनका दे देने दीजिए। बोलिए। अब ये जो बताते हैं भ्रष्टाचार पे वार करते हैं, भ्रष्टाचार तो बीजेपी का शिष्टाचार है। सौरभ जी गिनिए, मैं 35 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार का गिना रहा हूं जो इनकी सरकारों में और पब्लिक डोमेन में है, जो उजागर हो चुके हैं। नोटबंदी घोटाला 4 लाख करोड़ का, ठीक, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं। 12 लाख करोड़ का बैंक ऋण माफी घोटाला जो मित्रों के ही तमाम, 6 लाख करोड़ का बैंक एनपीए घोटाला, 3 लाख करोड़ का बैंक फ्रॉड घोटाला, 4 लाख करोड़ का स्टील कोल माइंस लीज रिन्यूअल घोटाला 2015 में जो किया था, टेंडर नहीं किया, उसी को एक्सटेंड कर दिया। 3 लाख करोड़ का 5G घोटाला जो अभी 2 महीने पहले हुआ, खुद इन्होंने 5 लाख करोड़ रुपया मिनिमम बेस पॉइंट रखा था और प्राइस रखी थी, और 1.25 लाख में मित्रों ने ले लिया। 2 लाख करोड़ का गुजरात के पोर्ट का ड्रग्स घोटाला, ड्रग घोटाला तो के साथ साथ वो ड्रग जा कहां रहा है इसका भी ट्रेस आउट नहीं किया जा रहा है, किस नौजवान को कहां बर्बाद किया जा रहा है। 40,000 करोड़ का DHFL घोटाला, ये सब ऑन रिकॉर्ड है।
सब 30,000 करोड़ का राफेल घोटाला। आप कहेंगे राफेल में आप कुछ हुआ नहीं, जांच कराओ तो होगा कहीं नहीं कुछ, लेकिन यही राफेल की फ्रांस सरकार ने जांच की, वहां पे जज नियुक्त कर दिया है। 24,000 करोड़ का गुजरात का एबीजी शिपयार्ड घोटाला, ये सीएजी के उस रिपोर्टों में। 6,000 करोड़ का गुजरात में 60 लाख टन कोयला घोटाला, ये भी सरकारी आंकड़े हैं। 112 लाख करोड़ रुपए का सहारा की देनदारियां हैं पब्लिक में। पीएम केयर घोटाला, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला, हो गया सब और मिला तो करके? सोचिए राज्यपाल जम्मू कश्मीर के एक राज्यपाल ने कैमरे पे बताया कि किस तरह से 2 फाइलें मेरे पास आई और बताया गया कि सैकड़ों करोड़ रुपए आपको इसमें लाभ होगा, मैंने नहीं किया, और वो राज्यपाल नॉर्थ से ईस्ट भेज दिए गए। अच्छा, ये तो कितने का है टोटल? ये 35 लाख करोड़ का। ये तो मैंने गिना जो इन्हीं के पब्लिक डोमेन में है, जो तमाम एजेंसियों ने बताया अच्छा, है। एक सवाल है मेरा और सुनिए, अखिलेश जी, जिसको बोलते अखिलेश थे जी। कि स्विस बैंक में इतना रुपया है, वो 40,000 तो स्विस बैंक देखिए, ने इसमें से बताया है। आपने जितने विषय उठाए, ये कुछ विषय जो है सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, जनता महसूस कर रही है। जनता अगर त्रस्त है तो जनता इनको अपने आप जवाब देगी। दूसरा, आपने जितने घोटाले गिनाए हैं, ये जिन घोटालों को आपका घोटाला बता करके सत्ता में आए थे, 2G का हो, कोल का हो, CWG का हो, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया के अंदर गए। ये सारे मामले जो है क्यों नहीं न्यायपालिका के पास? बड़ी अच्छी बात कही आपने, हमें अवसर दिया अपनी बात रखने का, क्योंकि हमने जो भी बात हुई जिम्मेदार पे कार्रवाई की और जांच बिठाई। ये तो किसी की जांच बिठाते नहीं है, जांच होगी तभी तो पता लगेगा। तो आप कोर्ट जा सकते हैं। अरे कोर्ट, हम कोर्ट हर बात पर कोर्ट ये किस लिए है? जांच क्यों नहीं कर लेते? अगर ये निष्पक्ष, अगर ये पाक साफ है, सुन लीजिए, सरकार किस लिए है? अखिलेश जी, मैं कह रहा हूं आप इनको भ्रष्टाचारी अरे मानते हैं, भाई, तभी तो आप घोटाला बोल रहे हैं ना। सुन तो लीजिए, भ्रष्टाचारी अरे अपनी जांच सुन क्यों तो लीजिए, कराएगा? सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार को तो आप भ्रष्ट बता रहे हैं ना। अरे सरकार जब भ्रष्ट है तो जांच क्यों नहीं करा रही है? वो कहे कि हम नहीं भ्रष्ट हैं, हम देखिए जांच कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ठीक है। लेकिन ये काम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें खुद लिप्त हैं। ठीक है। और सुनिए, अब जवाब अखिलेश जी, इसका जवाब विधायक मोनोलॉग खरीद नहीं है। फरोख्त घोटाला। उसके बाद हाँ। देखिए सौरभ जी, मैंने 2 सटीक सवाल पूछे कि 31% बेरोजगारी राजस्थान में 1 साल से 20% से ऊपर है, जवाब नहीं आया। 108 रुपए लीटर प्रति लीटर क्यों है राजस्थान में? सबसे ज्यादा वैट, सबसे ज्यादा बिजली का दर, उसका भी जवाब नहीं आया। अब इन्होंने 15-20 आरोप लगा दिए। देखिए, जिनकी संस्कृति और जिनका चरित्र और इतिहास ही घोटाले का हो, उसको हर जगह घोटाला नजर आता है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिस घोटाले में आज अक्यूज नंबर 1 और 2 है, उसमें कोई सीबीआई की, ईडी की जांच कांग्रेस की सरकार ने शुरू नहीं की थी। उसमें क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट में फाइल हुई, ट्रायल कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, वहां पर भी उसको एक्सेप्ट किया गया, सुप्रीम कोर्ट तक ये इनकम टैक्स ऑर्डर चैलेंज करने के, कोई राहत नहीं मिली। आज ये जो बाकी के भी जो भ्रष्टाचारी पकड़े गए, चाहे वो पार्था बंगाल का हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, सबके खिलाफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है। ये कहते थे नवाब मलिक दूध का धुला है, 1 साल से वो, कितने महीनों से वो जेल में है, उसको राहत नहीं मिली। कोर्ट ने कहा दाऊद के साथ लिंक है, अनिल देशमुख को ये दूध का धुला कहते थे, वो भी जेल में है, सारे भ्रष्टाचारी जेल में। मैं इनसे एक ही चीज पूछता हूं, अगर हम लोग इतने भ्रष्ट है, 8 वर्षों में इतने सारे इनके पास सबूत थे और एक मामले में गए थे कोर्ट, ये गलती हुई गई सौरभ जी आपकी। चौकीदार चोर है ये कहकर रफाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस जारी करके राहुल गांधी से माफी मंगवाई और राहुल गांधी ने नाक रगड़ कर माफी मांगी कि हां, रफाल में कोई चोरी नहीं हुई है। ये इनकी हकीकत है, इनके आरोपों की हकीकत है। एक सेकंड, ये हिंदू की न्यूज रिपोर्ट है, ये देख लो, ये हिंदू की न्यूज रिपोर्ट है, चोरी नहीं हुई, ये देखिए। नहीं, एक सेकंड, रफाल में राहुल गांधी ने कहा था चौकीदार चोर है, यह साबित हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं था। उन्होंने सीएजी की भी रिपोर्ट देखी, उन्होंने रिपोर्ट देखी जो सरकार ने दी, और उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी इसमें कार्रवाई करने के लिए मामला नहीं है। आप ये पेगासस पे भी ये झूठ बोल रहे थे, आप ये झूठ सेंट्रल विस्टा पर भी बोल रहे थे। पेगासस पर तो कोर्ट ने कहा कि सरकार ने सहयोग नहीं किया। अरे वो भाई साहब ऐसा है, कोर्ट ने आखिरकार क्या कहा कि एक भी फोन में जो उन्होंने दिया उसमें नहीं था पेगासस, पर ये प्रोपेगेंडा फैलाना है, ये झूठ फैलाना है, नैरेटिव बनाना है। मैं इनसे एक ही चीज पूछता हूं, आज तो ये कह रहे हैं ना कि महंगाई की बात होनी चाहिए, करिए ना, महंगाई की और बेरोजगारी दोनों की बात कीजिए। मैं आपको 2 आंकड़े दे रहा हूं, और सौरभ जी आप तो इतने वर्षों से कवर कर रहे हैं ना, क्या ये हकीकत है कि नहीं कि 22 महीने में जो 2012 से लेकर 2014 तक 22 महीने में 10% से ऊपर था इन्फ्लेशन। आज क्या इन्फ्लेशन 7.5% के ऊपर एक भी बार गया है, हां या ना?
जबकि दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स में 8% इन्फ्लेशन है, यूके में 22 इयर्स का हाईएस्ट इन्फ्लेशन है। गया है कि नहीं गया? एवरेज इन्फ्लेशन इस पूरे 8 साल का 4.5% है, 5% है। आप देख लीजिए कि कितना हमने सामाजिक स्कीमों पे खर्च किया है। 90 लाख करोड़, इन्होंने कितना किया था? 49 लाख करोड़। राहुल जी ने तो पूरा लिस्ट गिनाया है कि ये दाम इतना था, ये दाम इतना। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको 5 दाम बताता हूं। सुनिए एक सेकंड, मेरा समय है, मुझे समय रखने दीजिए, फिर उसके बाद बोल दीजिए ना। इनके समय पर 10 रुपया था 2004 में प्याज का दाम, फिर इनके समय पर ये जब छोड़ कर गए तो 18 रुपए हो गया, आज 23 रुपए किलो है प्याज का दाम। पता नहीं ये खरीदते हैं नहीं खरीदते, इनको ज्यादा पता नहीं होगा। दूसरी बात नहीं, ये ज्यादा प्याज खाते भी नहीं है सिर्फ। हाँ ठीक है, नहीं बिल्कुल बताएंगे, वो तो बताएंगे। वो तो आम आदमी बोल ही रहा है, पूछ ही रहा है कि आपके समय पर क्यों इतना बढ़ा और आज क्यों नहीं बढ़ रहा है इतना। शुगर का दाम मैंने आपको बताया 6.5 रुपए से 36 रुपए 80 पैसे हो गया। आपके हिसाब से देश में ना महंगाई ना बेरोजगारी। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में जहां पर भी डिमांड होती है वहां पे महंगाई होती है। ये बात आप भी मानते हो कि आर्थिक रूप से कोई भी अर्थव्यवस्था, हाँ, पर महंगाई दर कितनी थी? इनके समय पर 10% थी। इनके समय पर पेट्रोल के दाम कितने थे? इनके समय पर राजस्थान में पेट्रोल का दाम कितना है? एक बार बता देना। देखिए हिंदुस्तान इस समय एकदम स्वर्ण युग में चल रहा है। सब कोई लबालब है आय से, सबके पास नौकरियां हैं, सबके पास खूब सस्ते सस्ते सब साधन सुविधा और खाद्यान्न उपलब्ध है। मोदी जी हैं, किसी प्रकार की समस्या इस देश में नहीं है। सब लोग खुशहाल हैं, किसी चीज की कमी इस देश में नहीं है। बस जो लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, जो लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जो लोग नौकरियों की बात कर रहे हैं, जो लोग सरकार के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये निंदा कर रहे हैं मोदी जी की। मोदी जी के राज में तो सब कुछ इतना गुडी गुडी है कि कुछ राम राज में भी इतना अच्छा नहीं रहा होगा। मैंने बताया ना कि इन्हीं की सरकारों के आंकड़े मैंने दिए, नौकरी के, बेरोजगारी के, सबके। कुछ नहीं, सब बढ़िया बढ़िया है। भ्रष्टाचार तो इनके यहाँ 1350 एमएलए हैं, 400 एमपी हैं, इतने एक एमएलए हैं, तमाम नगर पालिका, टाउन एरिया, जिला पंचायत में हैं। कोई भ्रष्टाचारी नहीं है किसी का। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स नहीं जा रही है। जो इनसे अलग हो जा रहा है वो भ्रष्ट हो जा रहा है। और जो भ्रष्टाचार जिसके यहाँ रोज सीबीआई ईडी जाती थी, इनके यहाँ चला गया, वो फिर वही हो गया, एकदम पाक पवित्र। जनता को ये गुमराह जनता है बीजेपी के अनुसार कि उसको तो सब कुछ खूब भाला भाला है, सब गुडी गुडी है। अरे भैया, तुम्हारे ऑफिस बन रहे हैं अरबों खरबों के हर जिले के, गांव में, प्रदेश में। और देखिए ये जो मुकदमे हमारे समय हमने जांच करा के किए थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सब इल्यूजन था। कहा था ना 2G और कोल पे कि कपोल कल्पित थे और माफी मांगनी पड़ी थी राय साहब कौन कौन लोग। तो झूठ बोलने वाले ये सारे लोग। अच्छा सौरभ जी, कुछ शब्दों का मैं उच्चारण कर रहा हूं, इन्हीं शब्दों के बल पे यही सब जवाब दिखा के आदरणीय मोदी जी सत्ता में आए थे। तब से आज तक मोदी जी या बीजेपी का कोई नेता के मुंह से उन शब्दों को आप सुने हो तो बताइएगा। अच्छे दिन, काला धन, 15 लाख खाते में, 2 करोड़ नौकरियां, बेरोजगारी, गिरता रुपया, महंगाई, गंगा मैया की सफाई, काशी क्योटो, सांसद आदर्श ग्राम 100, स्मार्ट सिटी, लोकपाल, भ्रष्टाचार, डीजल पेट्रोल के सस्ते दाम, महिला सुरक्षा, कृषि उपज पर 50% मुनाफा, रोजगार, दाव, चीन को लाल आंख, पाकिस्तान, बुलेट ट्रेन, तमाम। ठीक, कभी पिछले 8 वर्षों में किसी भाजपाई ने इन शब्दों का उच्चारण किया? भ्रष्टाचार पर तो खूब बोलते हैं, वही तो शिष्टाचार है। मैंने आपको भ्रष्टाचार गिनाया ना, ठीक है, मैंने सिर्फ अभी सेंटर के भ्रष्टाचार गिनाया। डबल मौका, रुक जाइए, मैंने अभी उनको लंबा मिल रहा है, आपको पूरा बोलिए। अब मैंने ठीक है बताया, अभी तो मैंने केंद्र के कुछ गिनाया। चलिए ठीक है, भ्रष्टाचार तो इनका शिष्टाचार है। वो तो शुरुआती राहुल गांधी, सोनिया गांधी से करते हैं भ्रष्टाचार की बात। क्या है कुछ इसी गवर्नमेंट ने इसी प्रकरण की इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग चारों ने जांच करके इसमें क्लीन चिट दी थी और कहा था कि कहीं कुछ भी अनियमित नहीं है। अचानक ईडी, हाँ, नेशनल हेराल्ड में ही जांच की थी बाकायदे, जब आप गवर्नमेंट ने इसमें डिपार्टमेंट एजेंसी लगा दी। उसके बाद ईडी, हम लोग पूछते हैं भैया ईडी को कोई कंप्लेंट मिली?
ठीक है। ईडी को किसी विभाग ने बताया? अब मुझे अखिलेश जी जरा जवाब देने दीजिए। हाँ, अच्छा, अब देखिए मुझे एक एक करके जवाब देने दीजिए, क्योंकि कई सारी बातें इन्होंने रखी है और देखिए झूठों का जवाब देना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोर्ट की और बाकी एजेंसियों की क्लीन चिट मिली है। ये नेशनल हेराल्ड केस में ये सुप्रीम कोर्ट गए थे कि इनकम टैक्स ऑर्डर को, रीअसेसमेंट ऑर्डर को कैंसिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल नहीं करेंगे, इसमें ट्रायल जो है वो चलता रहेगा, इसमें कोई राहत नहीं मिली। ये देखिए, तो ट्रायल के एक बाद सेकंड भाई, देखिए मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। बोले। सौरभ जी आप तय कीजिए पैटर्न बोलिए, कैसा बोलिए, होगा। ये ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है जिसको हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया। कौन सी कोर्ट की क्लीन चिट मिली? और अगर कोर्ट की क्लीन चिट मिल ही रही है सबको, तो फिर आपको डरने की क्या बात है? कोर्ट मैंने नहीं कहा। अरे भाई मैं या तो बोल अच्छा दूं, ठीक, आप बोल दीजिएगा। हाँ मैं तो एजेंसियां मैं बोली। अपने अपने समय पे बोलेंगे। गुमराह ना करने। नहीं, नहीं, एजेंसियां मैंने अरे बोली। गुमराह करने के इन्होंने बाद कहा, एजेंसियां- इन्होंने अरे कहा भाई- आपने ईडी लगा दिया, कोई शिकायत नहीं। हाँ, बोलिए। ईडी चारों की एक एजेंसियों ने- सेकंड, चारों एजेंसियों सौरभ जी ने- देखिए, एक-एक करके। सौरभ जी देखिए, थोड़ा clear हो मैंने जाएगा ना, पूरा आपको समझना आसान होगा। सौरभ जी मैंने चारों 5 एजेंसियों मिनट ने बात सुनी। clear है। आप देखिए यही तरीका होता बोलिए, है। बोलिए। मैंने 5 अखिलेश मिनट जी, नॉन नहीं- स्टॉप नहीं बोलेंगे बीच में, आप बोलिए। देखिए मैं इनसे पहले तो बोलता हूं कि ईडी की शिकायत नहीं होती, ईसीआईआर होती है और वो बिल्कुल है। और उसमें आपको प्रेडिकेट ऑफेंस भी बताया गया है। 406, 420, 120B का मामला है। आपको पीएमएलए में आपने चैलेंज भी किया था, सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगा के वहां से भी भेज दिया। तो ये मत कहिए। और अगर ईडी की कोई एफआईआर या ईसीआईआर नहीं थी तो मोतीलाल वोरा बाकी लोगों को बुलाया, इतने दिनों से चिदम्बरम और कंपनी आज तक उस पर स्टे नहीं ले पाए, उस पर राहत नहीं दिलवा पाए। इतने निकम्मे लॉयर है आपके, या सुप्रीम कोर्ट आपको जवाब नहीं दे रहा। अभी तो बोला ना कोर्ट ने इसको खारिज किया, 2G को खारिज किया, तो इसको भी कर देते। क्यों नहीं मिली राहत आपको? दूसरी बात, इन्होंने कहा बीजेपी के कोई भी नेता पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये बार बार ये झूठ बोलना। ये पढ़ के देखिए, ईडी की कार्रवाई सूरत के नेताओं पर। सौरभ जी आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। ये फिर उसके बाद पार्टी का? कौन सी पार्टी? गुजरात बीजेपी के नेता के ऊपर। अच्छा। ये मैं लेकर आया हूं, इनकम टैक्स रेड येदियुरप्पा के बेटे के सहयोगी पर। ये ईडी की कार्रवाई बीजेपी के लीडर सुशील वासवानी के घर पर और बिजनेस पर। ये देखिए, ये कौन सी कार्रवाई? आप अगर नहीं बताते हो या इनकी जानकारी में अभाव है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ईडी की कार्रवाई बिना किसी भेदभाव के हो रही है। और अगर भेदभाव के साथ हो रही होती तो 8 वर्ष में एक भी उदाहरण नहीं है जहां पर इन्होंने कहा सीबीआई ईडी केस पैरेट की तरह काम कर रही है। एक भी बार ये कोर्ट से राहत नहीं ला पाए। इनके ऊपर इतने प्रताड़ना करने वाले केसेस है। और अजब बात देखिए कि जब कार्रवाई होती है सत्येंद्र जैन पर, तो सत्येंद्र जैन की कार्रवाई को बोलते बहुत अच्छा, इस्तीफा देना चाहिए सत्येंद्र जैन को। ईडी उन पर करे कार्रवाई तो चमत्कार, और हम पर करे तो गुनेगार। अब मैं ये रहा वो सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई को स्वागत करते हैं। अब मैं आता हूं इनके बाकी बातों पे। ये कहते हैं जनता बिल्कुल त्रस्त है, सारे मुद्दे गलत है, भ्रष्टाचार अप्रतिम है, महंगाई अप्रतिम है। तो बताइए ना, ये तो यूपी से है, 7% वोट था इनका, आज कितना फीसद हो गया? 2.5%। यही कैंपेनिंग करने जाते थे अखिलेश जी, बताया जाता है। ये अमेठी में भी बड़ी कैंपेनिंग करके आए, वहां पे सीट हार गए। मुझे बताइए कि क्यों जो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर था 18% था अखिलेश जी के जमाने में जब ये साथ में होते थे, आज 2.5% है। गुजरात में 2.5% बेरोजगारी दर है, वही राजस्थान में बेरोजगारी दर 31% है। वही इन्फ्लेशन की दर नहीं। एक सेकंड सौरभ जी, सौरभ जी मेरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद ये जवाब दे। मैं कहता हूं ना कि आज बात करते हैं ना, चर्चा करते हैं ना महंगाई पर। आप खोल लीजिए सीएमआई का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, बेरोजगारी का डेटा खोलिए सीएमआई का, और उसमें राजस्थान का डेटा वर्सेस गुजरात का डेटा, राजस्थान का डेटा वर्सेस उत्तर प्रदेश का डेटा बिल्कुल कीजिए। और मैं आपसे पूछ रहा हूं 1 लीटर पेट्रोल जयपुर में कितने का है? पूछिए इनसे कि वैट क्यों नहीं काटा इन्होंने राजस्थान में? बिजली का दर वहां पे सबसे महंगा क्यों है? और आज नोएडा में कितना है? महाराष्ट्र में जब सरकार थी तो पेट्रोल पर वैट नहीं काटा, इंटरनेशनल लिकर पर वैट काटा। आप कह रहे हैं एजेंसियां स्वतंत्र हैं, बीजेपी के लोगों पर भी उन्होंने। एक सेकंड, मैं नहीं कह रहा। कोर्ट ने क्या सीबीआई के ऊपर केस पैरेट कहा था? ठीक है, ठीक है, कब कहा था? अच्छा ठीक है। और आज महंगाई की बात आप पहले कर चुके हैं, अब आपने बेरोजगारी की बात सुनिए। चलिए, देखिए ये क्यों महंगाई पे बेरोजगारी पे सफाई दे रहे हैं? मैंने तो पहले कह दिया कि मोदी जी के राज में सब गुडी गुडी है, कहीं कोई महंगाई नहीं है, कहीं कोई बेरोजगारी नहीं है। चुनाव क्यों नहीं जीतते? पूरा हिंदुस्तान वाह वाह कर रहा, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, इतना अच्छा, इतना सस्ता, इतना सुलभ, सब कुछ है। क्यों सफाई दे रहे हो भाई? क्यों इतना परेशान होकर बता रहे हो, आंकड़े गिना रहे हो? इतना अच्छा है आपके लिए, थोड़ी जनता के लिए। वही जनता के लिए, क्यों जनता को सफाई दे रहे हो? अच्छा, जनता आपको क्यों नहीं? आप अगर सब गुड़ी गुड़ी नहीं है तो जनता क्यों नहीं मानती आपकी बात को? हाँ, और ये बता रहे हैं जांच एजेंसियां। सौरभ जी, महाराष्ट्र सरकार जो अभी बनी है उसमें 75% लोग भयंकर दागी हैं, भ्रष्टाचारी। अच्छा, जिनमें से आधे 3/4 पे रोज सीबीआई ईडी जाती थी, और जिनको ये खुद मांग करते थे कि इनको हटाया जाए, और शिवसेना ने बर्खास्त किया था, उसको कंधे पे बिठा करके उसको मंत्री पद दिलाए हैं। ये कोई
अनजान बात नहीं है। अखिलेश जी, एक से नहीं इस बात पे तुरंत काउंटर ले लीजिए, तुरंत काउंटर फिर तो उसके बाद आगे बढ़ सिस्टम जाएंगे। आगे जारी रखिएगा। तुरंत काउंटर इस बात फिर ये महाराष्ट्र वाले अभी तुरंत अभी परंपरा चल रही है तो चलने दीजिए। आप बोल लीजिएगा, सुनिए। नहीं, मेरा सवाल है इनसे, अभी आप जो महाराष्ट्र बोल रहे हैं 65% इनके साथ जो शिवसेना के आगे 75%, तो यही तो फिर आपके साथ भी थे ना जब आप सरकार में थे। अरे वही तो मैं कह रहा हूं कि जब मेरे साथ थे तो वो सब पे रेड पड़ती थी, सबको पुलिस ईडी बुलाती थी, और हमारी सरकार ने तो उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त भी कर दिया था। लेकिन जैसे इनके साथ चले गए, वो जो वॉशिंग मशीन है ना इनकी, जो डिटर्जेंट है, भ्रष्टाचार शिष्टाचार नामक एक डिटर्जेंट है इनके पास, भ्रष्टाचार है, बीजेपी का भ्रष्टाचार शिष्टाचार, वो जो डिटर्जेंट है उसमें जैसे डाला वो सब पाक साफ हो गए, वो क्लीन हो गए, वो मंत्रिमंडल में है, वो बताएंगे। और आसाम के सीएम जो है उनके यहाँ भी अक्सर जाया करती थी एजेंसियां, और जो एक सृजन घोटाला वाले हैं उन पर जाया करती थी। इतने लोग सृजन घोटाले वाले तथाकथित रूप से आपके साथ है भाई। सुनिए, आप नीतीश के ऊपर आरोप लगा तो किया है उन्होंने, ये क्या बोल रहे हैं भाई? नीतीश पे नहीं है, नीतीश का भाई। अरे छोटे मोदी जी खुद ही बोल रहे हैं। अरे वो जो मोदी जी क्या बोल रहे हैं भाई? वो जो मोदी जी हैं, देखिए जब आप सौरभ जी मुझे समय दीजिए, सौरभ जी जनता देखिए बैलेंस होना चाहिए। बोलिए सौरभ जी, देखिए सच आ ही जाता है जुबान पर। सृजन का आरोप यही लोग नीतीश जी पर लगाते थे। कौन? आप लोग, कांग्रेस लगाती थी। पूछ लीजिए भाई। अरे भाई सौरभ जी, सौरभ जी एक एक करके, सौरभ जी इन्होंने अभी महाराष्ट्र की पहले बात की, संजय राठौड़ के बारे में बात कर रहे थे। संजय राठौड़ का हमने बिल्कुल इस्तीफा मांगा, उसके ऊपर आरोप लगा था कि एक लड़की ने सुसाइड किया था। इन्हीं की पुलिस ने, जब इनकी सरकार थी, जांच की और उन्होंने किया रिपोर्ट कि इसमें उसका कोई रोल नहीं है। अब जब खुद ने क्लीन चिट दिया संजय राठौड़ को, तो क्यों ना ले सकते उसको मंत्री आप? वरना बोल दो आपने मैनेज किया था पुलिस का रिपोर्ट। दूसरी बात, ये अभी लालू के साथ है जो 5 बार कन्विक्ट हुए हैं। जरा बताइए, लालू तो कन्विक्टेड है, आप तो बाकी लोग तो आप आरोप लगा रहे हैं बिना कोई कोर्ट के ऑर्डर के, बिना कोई तथ्य के, ऐसे मनगढ़ंत जो भी आरोप लगा रहे हैं। लालू को भ्रष्ट मानते कि नहीं मानते? स्पेसिफिक सवाल एक। और दूसरा, आपने कहा सृजन में घोटाला हुआ है, ये आज आप भी मानते हैं या आज नहीं मानते? बताइए। सृजन का घोटाला नीतीश जी पर आरोप था, अब बताइए उसने घोटाला किया या नहीं किया? आपकी ही जुबान से फिसला है। चलिए तो आप, मैं बोलूं? बोलिए, बच्चा क्या है बोलने के लिए? देखिए, जो आज की बीजेपी है, अटल जी के बाद की बीजेपी, उससे इस देश के संविधान को खतरा है, इस देश के लोकतंत्र को खतरा है, इस देश की समस्त संवैधानिक संस्थाओं को खतरा है। ये कोई बताने की आवश्यकता भी नहीं है कि खतरा है कि नहीं है। और जिस प्रकार से आप, अगर जनादेश नहीं मिल रहा है जनता का, तो आप अपने सत्ता के बल से, अपने पैसे के बल से, राजभवन से, दिल्ली से, तमाम जांच एजेंसियों के बल पे 15-15, 12-12 सरकारें लूट ली आपने। तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ऐसी सरकार को तुरंत बेदखल किया जाना चाहिए, और हो जाएगी 2024 में, और बड़े आराम से होगी। 150 सीट बीजेपी नहीं क्रॉस करेगी, 150 सीट नहीं बीजेपी क्रॉस करेगी। आप देखिए, उसके लिए आपको 150 क्रॉस करना पड़ेगा। अरे हम लोग 300 क्रॉस करेंगे। अच्छा। क्योंकि ये मोदी जी की, जो मोदी जी हैं बीजेपी वाले आज के, इन्होंने अपने जिनके कंधे के बल पे चढ़कर के माहौल बना करके सरकार बनाई, उन सारे अलायंस पार्टनर को समाप्त करने का प्रयास किया, जिसको बोलते हैं मित्र हंता, मित्र के साथ छल दगा। सारे पार्टनर इनका साथ छोड़ गए, सिर्फ इसलिए कि वो उस अपने अलायंस पार्टनर को समाप्त करने पे अड़े पड़े थे। आज इनके पास कोई अलायंस पार्टनर नहीं है, कोई इनके साथ सटने को तैयार नहीं है। इनकी पार्टी के अंदर इनके नेता, मैं स्पेसिफिकली कहूं तो महाराष्ट्र और बिहार के बिना पर आप कह रहे हैं कि ये 150 महाराष्ट्र बिना नहीं, फिर अलायंस पार्टनर की बात की ना, अलायंस पार्टनर पंजाब, पंजाब में थे ना, और हरियाणा वहां भी थे। सौरभ जी, अब मुझे आने दीजिए, मैं जवाब दे देता हूं। राजस्थान में भी तुरंत एक एक करके काउंटर तो इनके अलायंस लेकिन तो ये तो खुद से 300 के पार इनको मिली ना, अपने दम पे भी तो मिली इनको। अरे वही तो भाई, दम तो माहौल बनता है ना। अच्छा ठीक है, माहौल बनता है। अब कोई क्योंकि अब लास्ट जवाब का समय करें। 150 के नीचे आएंगे मोदी जी 2024। सौरभ जी, इन्होंने कहा जनादेश मिलता नहीं। अभी 5 चुनाव हुए, उसमें इनको कितना मिला?
अच्छा आप बताइए अरे भाई सौरभ जी यार, ये क्या तरीका, आप उनको एक तो दो सवाल, तीन सवाल, और मेरा जब समय आता है तो हर बार सच्चाई सुनकर कहाँ परेशान हो, कहाँ अरे महंगाई है भाई, भाई? सौरभ जी आप अगले बताइए, महीने पहले के सौरभ जी आप बता दीजिए कैसे हाँ, डिबेट बोलिए, करना है। बोलिए। 4 राज्य हम जीते, ये एक राज्य में भी नहीं जीत पाए, एक राज्य था वो भी चला गया, और ये कह रहे कि जनादेश हमारे साथ नहीं इनके साथ है। ये अभी बाइपोल हुए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, प्रियंका वाड्रा वहां पर गई कैंपेनिंग करने, राहुल गांधी का तो अस्तित्व वहां से अमेठी से खत्म हो चुका है, वहां पर 7 से 2.5% पे आ चुके हैं और बोलते हैं कि हमारा जनादेश नहीं है। और जिसने 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, फिर से उत्तराखंड में रिपीट की सरकार, जो पहले कभी नहीं हुआ है, उनको कह रहे जनादेश नहीं है। वाह भाई वाह। दूसरी बात, इन्होंने कहा संविधान पे, नहीं मेरा समय, नहीं सौरभ जी ये तरीका नहीं है, आप समय देख लीजिए, सौरभ जी आप समय देख लीजिए, ये संपूर्ण अन्याय है, मेरे साथ संपूर्ण अन्याय किया आपने मेरे साथ। अलग बात है, आप चुनाव जरूर जीत जाते हैं, आप चुनाव जरूर जीत जाते हैं, लेकिन देश सौरभ जी को पूरा बर्बाद अन्याय, पूरा अन्याय, पूरा अन्याय, पूरा अन्याय किया, ठीक है, पूरा अन्याय है, पूरा अन्याय किया, आप बोलिए ना, ये पूरा अन्याय किया। आपने 2 उनके साथ 3 सवाल लिया और मेरे पास एक भी बार आ रहे हैं, तब भी वो बीच में बोले जल्दी बोले। दूसरी बात, प्लीज मैं जवाब दूंगा, 10 सेकंड दूंगा, लेकिन कंप्लीट करना। संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण करने की बात वो कर रहा है जो इमरजेंसी के पोते हैं। इन्होंने इमरजेंसी लगाई, किशोर कुमार से लेकर सारी संवैधानिक संस्थाओं पर चोट की, सुप्रीम कोर्ट में क्या किया, जिस प्रकार से इन्होंने काला अध्याय रचा, आज किस प्रकार से इन्होंने बोलने की आजादी, महाराष्ट्र में केतकी चित्रे से लेकर बाकी लोगों पे सेडिशन और एफआईआर लगाए, आज वो लोग बोल रहे। तीसरी बात, मैं शुरू किया महंगाई पर, राजस्थान में महंगाई के बारे में नहीं बोल पाए, भ्रष्टाचार पर नहीं बोल पाए, बेरोजगारी का आंकड़ा दिया नहीं बोल पाए, तो पहुंचे संविधान पर, पहुंचे बाकी मुद्दों पर भागने की वही। सर मेरे पास 10 सेकंड ज्यादा नहीं। सौरभ जी निश्चित रूप से ये सरकार बना ले रहे हैं, वो पता है कैसे बना ले रहे हैं, लेकिन कैसे बना रहे हैं? जनता का अपमान कीजिएगा, बर्बाद करके, जनता को अपमान कीजिएगा, जनता को गाली दीजिएगा। 2024 के लिए माहौल सबने बनाना शुरू कर दिया है, चाहे वो नरेंद्र मोदी की पार्टी हो, चाहे राहुल गांधी की पार्टी हो, और राहुल गांधी ने आज जितने मुद्दे उठाए हैं उस सब पर बहस तो चलती रहेगी 2024 तक, लेकिन एक बीजेपी ने एक लकीर साफ खींच दी है। इस बार प्रधानमंत्री ने जो 15 अगस्त पर कहा था कि मुद्दा इस बार सबसे बड़ा भ्रष्टाचार रहने जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।